Hello, my dear friends. I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this platform, English Mantra One. My dear friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर रिगार्डिंग टेंसेज. फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल और एसबीआई पीओ क्लर्क, you will see questions being asked on this topic. This topic is very important for all the aspirants. So first of all, try to understand the concept of tenses and then you will be able to find out the correct answer. Okay? चलिए हम स्टार्ट करते हैं. बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से लेकर चलेंगे. और ये टॉपिक आपका, चाहे एग्जाम आपका हरियाणा एसएससी का हो, बैंकिंग का हो या फिर एसएससी का हो, हर एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और मैं कह रहा हूं आपको, आप चुटकियों में उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से बताऊंगा. बस पेशेंस रखिए, वीडियो को एंड तक देखेगा और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो हमारा टॉपिक है टेंसेज माय डियर. जिस टेंस के बारे में आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. टेंस कितने टाइप होते हैं? 3 टेंस होते हैं. 3 टेंस के आगे टाइप कितनी होती है? 4 होती है. और टोटल टेंसेज होते हैं आपके 12. तो हम उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंसेज की डेफिनेशन क्या है. टेंसेज क्या कह रहा है? टेंसेज डिनोट टाइम. क्या डिनोट कर रहा है? टाइम डिनोट करता है कि कौन सा काम किस समय हुआ, उसका टाइम वो शो करता है. द टाइम ऑफ एक्शन दे शो व्हेन द वर्क इज डन. कि काम कब हुआ, इसका समय टेंस दिखाता है. नेक्स्ट, अब डिस्कस करते हैं इसके टाइप कितनी है. 3 टेंसेज हैं. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, राइट. सेकंड पास्ट टेंस है और थर्ड फ्यूचर टेंस है. तीनों टेंस आपके सामने है, ध्यान से देखिए. और इन तीनों टेंस की कितने फॉर्म होती हैं? 4 फॉर्म्स होती हैं. ईच टेंस हैज 4 फॉर्म्स, राइट. हर टेंस की 4 फॉर्म है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इंडेफिनिट, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ये चारों फॉर्म रहेंगी एंड देयर आर ऑल 12 टेंसेस. चलिए अब डिस्कस करते हैं कंसेप्ट. फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट टेंस क्या कह रहा है माय डियर? इसके अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करेंगे यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, सामने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया गया कि द चाइल्ड प्लेज अ गिटार. बच्चा क्या बजा रहा है? गिटार बजा रहा है. तो इट मीन्स चाइल्ड कौन है? सिंगुलर. और इसीलिए जो आपका बजाना है, जो प्लेज है, जो वर्ब है, उस वर्ब में हम यूज करेंगे एस और ईएस. तो चाइल्ड के बेसिस पर हमने यूज कर दिया एस और ईएस. तो अब आपके पास जो वर्ब है प्लेज, तो ये वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि आपने नाउन टॉपिक में समझा होगा अगर एक वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा. और सिंगुलर वर्ब की पहचान हम लोगों ने आज तक जब की तो हमने इज एम आर में किया. इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वो सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है सिंगुलर और हैव प्लूरल, है ना. तो अब इस पॉइंट से आगे हमें थोड़ा आगे चलने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है कि सिंगुलर फॉर्म इज है, राइट है, नो डाउट. लेकिन इसके साथ साथ कौन सी वर्ब और है जो दिखने में प्लूरल है लेकिन वो है सिंगुलर, लाइक प्लेज है. आप देख पा रहे हैं प्लेज दिया गया है. प्लेज क्या कह रहा है?
प्लेज कहना चाहता है कि ये वर्ब सिंगुलर है क्योंकि द चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट, तो यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है कि चाइल्ड इज सिंगुलर देन वर्ब इज सिंगुलर विद एस और ई एस। अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है उस केस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और ई एस। अगर मैं पहले वाले एग्जांपल को लेकर चलता हूं, मैं ये कहता हूं चिल्ड्रन प्ले गिटार्स, तो प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, राइट। प्ले, प्ले किसके बेसिस पर आया, चिल्ड्रन के बेसिस पर, क्योंकि अब चिल्ड्रन प्लूरल है और उससे पहले चाइल्ड सिंगुलर था। तो आगे देखिएगा, सेम पॉइंट आपके सामने आएगा, द चिल्ड्रन प्ले गिटार, बच्चे गिटार बजाते हैं। तो प्ले आपकी प्लूरल फॉर्म है क्योंकि सब्जेक्ट चिल्ड्रन भी प्लूरल है। तो ये बेसिक फंडा, बेसिक कंसेप्ट तो यहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। हियर चिल्ड्रन आर प्लूरल, सो विल टेक प्लूरल फॉर्म। तो ए सिंगुलर रहेगा और मेन वर्ब के अंदर अगर ऐसा है तो वो वर्ब भी सिंगुलर ही कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो विश क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इस फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज नहीं हुआ क्योंकि माय डियर अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर लाइक ही, शी, इट, या कोई एक नाम, एक रिहान एक नाम है, एक पर्सन है, तो आप क्या यूज करेंगे, एस और ई एस। जैसे विश है, अगर मैं कहना चाहता हूं कि रिहान इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहता है तो मुझे क्या कहना होगा, रिहान विशेज, विशेज ई एस आएगा लास्ट में, बाकी कंसेप्ट क्लियर एज इट इज रहेगा। रिहान विशेज टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग या इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो आप क्या कहेंगे, यू के साथ विश आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर रिहान है, एक नाम है, एक सिंगुलर है, तो आप विशेज का यूज करेंगे विद एस और ई एस। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, मैंने ही का यूज कर दिया, तो ही कौन है, एक नाम है, चाहे वो रिहान हो चाहे वो सैम हो, किसी के प्लेस में जब हम ही यूज करते हैं तो ही मीन्स सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके लिए आप यूज करने वाले एस और ई एस। तो वहां पर एस और ई एस का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो आपने भी देखा ही विशेज टू बी फ्लुएंट इन स्पेनिश, कोई पर्सन है जो स्पेनिश में फ्लुएंट होना चाहता है, तो ही के बेसिस पर आप यूज करेंगे विशेज, नॉट विश। आई विश, यू विश, वी विश, दे विश, प्लूरल में क्या यूज करेंगे, विश, और सिंगुलर में विशेज। अब हम बात करते हैं कंडीशनल की। माय डियर, आपने देखा कि एक टेंस टॉपिक होता है, इस टेंस टॉपिक के अंदर 12 टेंसेस हैं, और कहीं ना कहीं एक बच्चे को समझाने के लिए 12 टेंसेस को कम से कम स्पीकिंग इंग्लिश के अंदर 2 महीने लग जाते हैं कवर करने में। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम 2 महीने उस एक टॉपिक को कंटिन्यू करें, लेकिन हम उन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो पॉइंट्स एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कंडीशनल टेंसेस की, लाइक दिस, इफ यू विश टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड यू आर अ टायरो इन इट्स यूज, यू मस्ट लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल सम फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश सेंटेंसेस। फ्रीक्वेंटली मीन्स जो बार बार यूज किया जा रहा है। तो आपने नोटिस किया, इफ यू विश, विश क्या है, फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड पॉइंट देखो, यू आर अ टायरो, आर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इट मीन्स दोनों में क्या यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अगर आप साथ में ध्यान से देखेंगे, जस्ट ए मिनट,
तो आप साथ में देखिए वहां पर यू मस्ट लर्न, तो आपको मस्ट लर्न दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर दो क्लोज की बात की जा रही है। अगर दो क्लोज सामने हैं तो दो क्लोज में एक क्लोज के अंदर यूज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड क्लोज में यूज किया जाएगा मॉडल्स, चाहे वो विल शैल हो या फिर आपका फ्यूचर टेंस हो या फिर आपका शुड मस्ट कैन कुड, कोई भी अदर मॉडल का यूज किया गया हो। दो क्लोज दिए गए हैं, दो क्लोज में से एक क्लोज के अंदर मॉडल यूज होगा और एक क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। तो विश क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, मस्ट क्या है आपका मॉडल, ये सेकंड क्लोज है। तो यू आर इन टायरो, यू आर अ टायरो इन इट्स यूज, आर दिया गया है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टायरो का मतलब है इट मीन्स आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आप नए नए हैं, टायरो का मीनिंग रहेगा। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आप टायरो हो, आप नए नए हो, अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं बना है, आप एक्सपर्ट नहीं हो, उस केस में आपको सीखना होगा ऑल सम फ्रीक्वेंटली यूज सेंटेंसेस, कुछ हर रोज यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस। क्लियर? तो यहां पर दो बात याद रखिएगा। पहला पॉइंट, दो क्लोज के अंदर एक में यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में यूज होगा फ्यूचर या फिर मॉडल्स का यूज। नंबर टू, कंडीशनल के अंदर कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं होता है। लाइक सेंटेंस में देखो आप, इफ यू विश टू बी फ्लुएंट, इफ यू विश टू बी फ्लुएंट, यू विश, इफ यू विश, इफ क्या है, कंडीशनल है। क्या कंडीशनल के अंदर आप देख पा रहे हैं, क्या कंडीशन के अंदर कोई फ्यूचर दिया गया है, कोई मॉडल यूज किया गया है, विल शैल कैन कुड का यूज हुआ है? अगर ऐसा दे दिया जाए, सपोज इफ यू विल विश ऐसा होता, या इफ यू मस्ट विश ऐसे दिया गया होता, तो इट मीन्स वो आपकी ग्रामेटिकल एरर होगी। और ये पॉइंट आपके हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। इफ के साथ अगर कभी भी मॉडल का यूज दिया जाता है तो इट मीन्स देयर विल बी एन एरर। तो इस पॉइंट को फोकस करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These sentences are used everywhere and can give you a lot of confidence in the direction of learning spoken English. So these sentences are used, are means present indefinite tense. It means ये कंडीशनल नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या इसमें इफ दिया गया है? नहीं दिया गया। तो इट मीन्स आप कहेंगे कि सर ये सिंपल सेंटेंस है और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ, ये राइट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। मीनिंग क्या बना? अगर इन सेंटेंसेस का यूज किया जाए एवरीवेयर, हर प्लेस पर इनका यूज किया जाएगा, कैन गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर इन सेंटेंसेस का यूज हर रोज हर प्लेस पे किया जाए तो इनका यूज करने से आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आपके अंदर ये एक पावर आएगी कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि बोलने के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस का यूज करना होगा, ये आपका स्पीकिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट्स है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूं, सामने देखिएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, कतलाइट विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। तो माय डियर, मैं अपने लेवल पर एक कोशिश कर रहा हूं, कोशिश की जा रही है कि अपने गांव को, कतलाड़ी के हर बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग करवाई जाए। और इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा कि ब्रिटिश एक्सेंट के साथ करवाया जाए। ब्रिटिश एक्सेंट का मतलब है माय डियर कि हम इंग्लिश जो बोल पा रहे हैं या स्कूलों में जो हमें इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो वो इंग्लिश इंडियन स्टैंडर्ड होता है, ब्रिटिश एक्सेंट नहीं होता है। क्लियर? सपोज करो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आप एक किसी प्रॉब्लम का हल निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। सोल्यूशन निकालते हैं, राइट? लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में उसी सोल्यूशन को सोल्यूशन ना बोलकर उसे बोला जाता है सोल्यूशन। सोल्यूशन। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड में हम बोलते हैं, एक बिजली का काम करने वाला जो पर्सन होता है, मैकेनिक जो होता है, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रीशियन। लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट में उसे कहा जाता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन। क्लियर? तो ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस के अंदर या फिर वर्ड्स के अंदर या उनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर एक डिफरेंस होता है। तो इट्स माय एफर्ट और इट्स माय ड्यूटी
to make every child speak English in British accent. So my dear friends, तो मेरे अपने गांव वालों से, विलेजर्स से, हर भाई और बहन से रिक्वेस्ट है, अगर वो पर्सन सीखना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कोई भी कंटेंट्स है, या फिर आपका आईलेट्स का, पीटी का कोई एग्जाम है, तैयारी करना चाहते हो, तो आपके गांव के अंदर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए बैठा हूं, तो आप प्लीज मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बाहर करनाल या कहीं और जाकर तैयारी नहीं कर सकते, तो गांव के अंदर बैठकर आप अपने आप को, अपने छोटे भाई बहन को इंग्लिश स्पीकिंग करवा सकते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमारे आसपास इतने स्कूल हैं, इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, है ना, उसके बावजूद भी हर बच्चा इंग्लिश बोलता नहीं है। तो मैं यही कोशिश करने वाला हूं कि मेरा पूरा गांव इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, और एक दिन सोशल मीडिया के अंदर, एक दिन पूरे करनाल जिले के अंदर मेरा गांव सबसे ऊपर रहे कि ये गांव सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ के इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। नंबर 2, ब्रिटिश एक्सेंट का यूज करते हैं, नॉट इंडियन स्टैंडर्ड। तो यही कंसेप्ट मैं लेकर आया हूं। इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी, देयर इज अ कॉन्टेक्ट नंबर 8950460457। माय नेम इज संजीव कादियान एंड यू मे कॉन्टेक्ट एनी टाइम। क्लियर? चलिए, तो हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं आगे। तो ब्रिटिश एक्सेंट मस्ट है माय डियर, इससे बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि हाँ मुझे इंग्लिश सीखनी है। और इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर बच्चे का एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक रीडिंग करवाई जा रही है कि ये वर्ड है, इसको ऐसा बोला जाएगा, उसमें बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। सो एट कतलहरी, ब्रिटिश इंग्लिश, नॉट इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। रीजन वही है माय डियर, सो मैनी मीडियम स्कूल्स, सो मैनी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, उसके बाद भी नो चाइल्ड कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। सेकेंड पॉइंट, संजीव कादियान हैज लॉन्च्ड ब्रिटिश एक्सेंट एट कतलहरी। तो गांव के अंदर ही शुरू हो चुका है। कोशिश मेरी यही है कि अगर गांव के अंदर 1000 बच्चा है, तो 1000 बच्चे को एजुकेट किया जाए। They will be able to speak English fluently without hesitation, without thinking in Hindi, without using translations. So please contact me and make your child speak English. So my utmost efforts are geared to make every child speak English. तो मेरे efforts यही रहते हैं my dear कि हर बच्चे को इंग्लिश सिखाई जाए। तो गांव के अंदर, कतलहरी गांव के अंदर है, तो अगर पेरेंट्स कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर दिया गया है। तो पेरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग देयर चिल्ड्रन स्पीक इंग्लिश, यू मे कॉन्टैक्ट 8950460457। तो मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं हर एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, क्योंकि मैं पिछले 8 से 10 साल से, कम 8-10 साल से टीचिंग कर रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को तैयार करवाने में, बच्चों को हेल्प करने में। तो मेरा ये पॉइंट, जो टॉपिक है, ये टॉपिक कंसेंट्रेटेड है बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन टेंसेस, उन क्वेश्चंस पर जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हरियाणा एसएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, पीओ, एसबीआई, पीओ क्लर्क। तो हर बच्चा किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहा है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। करनाल जाने के लिए, इंग्लिश के लिए करनाल जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम बात करें माय डियर आपके 2 एक्शंस की। तो व्हेन 2 एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर when 2 actions of the future are being talked about, जब 2 एक्शन के बारे में बात की जा रही है, वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, लेकिन कंडीशन ये है, यदि ऐसा होगा तो इट मीन्स एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट,
द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड, जो फॉर्मर एक्शन है, द फॉर्मर एक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रेजेंट सिंपल, जो पहला एक्शन होगा उस एक्शन के लिए हम यूज करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड द लेटर बाय फ्यूचर सिंपल, और दूसरे के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। तो यहां पर दो एक्शंस की बात की जा रही है, दोनों एक्शन के अंदर एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी शैल गो व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक, हम जाएंगे, ये एक क्लोज है। वी शैल गो, हम जाएंगे, ये एक क्लोज है। सेकंड, व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, जब बच्चा घर वापस आएगा। अगर देखा जाए दोनों सेंटेंस के अंदर, हिंदी बनाई जाए तो दोनों सेंटेंस के अंदर आपको दिया गया है फ्यूचर, दोनों में आवाज आ रही है फ्यूचर की, तो आना क्या चाहिए, दोनों फ्यूचर विल शैल का यूज होना चाहिए। लेकिन कंसेप्ट क्या कह रहा है माय डियर, व्हेन टू एक्शंस ऑफ द फ्यूचर आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, जब फ्यूचर के दो एक्शन के बारे में बात की जाएगी तो फॉर्मर एक्शन के अंदर पहले एक्शन के अंदर क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरे में यूज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फॉर्मर का मतलब ये नहीं कि जो पहले दिया गया है, फॉर्मर का मतलब जो पहले है। जैसे एग्जांपल में देखो, वी शैल गो, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इट मींस ये लेटर पार्ट है, बाद वाला पार्ट है, सेकंड क्लोज है, जबकि दिया गया पहले। ये सेकंड वाला कैसे बन गया, व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक होम, जब बच्चा घर वापस आएगा तब हम जाएंगे, बच्चा घर वापस आएगा, तो ये पहला, और हम जाएंगे दूसरा। तो आप क्या कहने वाले हैं कि पहले सेंटेंस के अंदर हम यूज करेंगे फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड के अंदर यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पर भी सेम वही पॉइंट रखा गया है, वी ऑफन प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में बात की जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इन क्लोजेज विद टाइम व्हेन इफ, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मेंशन किया गया है कौन से वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं जो ये दिखाते हैं, जो टाइम को दिखाते हैं, जो ये दिखाते हैं ये पॉइंट डिपेंडेंट है। तो कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो समझ लेना ये वर्ड्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो इन वर्ड्स के बाद कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, जैसे व्हेन के साथ, व्हेन के बाद, इफ के बाद, अनलेस के बाद, अनटिल के बाद, बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद, इन वर्ड्स के बाद, एज सुन एज के बाद कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज नहीं होगा। अगर वहां पर यूज किया गया है तो इट मीन्स वो मिस्टेक है। आप क्या यूज करने वाले हैं वहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिया गया क्या है वहां पर, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इट मीन्स वो एरर है, वो मिस्टेक है। तो क्या आप इस ट्रिक के बेसिस पर, इस पॉइंट के बेसिस पर आंसर फाइंड आउट कर पाओगे? इजी है कि नहीं है? बिल्कुल सिंपल है माय डियर। कभी भी अगर व्हेन, इफ, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, इन वर्ड्स के बाद अगर फ्यूचर दिया गया है तो इट मीन्स दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बबली विल टाइडी अप द रूम। बबली रूम को क्या करेगी, टाइडी अप करेगी। टाइडी का मतलब होता है साफ करना। यहां पर आपको एक पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है, टाइडी का यूज इसलिए यहां पर किया क्योंकि आपको पता है कि कमरे को साफ करने का हम यूज करते हैं क्लीन। तो हमें उन वर्ड्स को, वोकैबुलरी को रिप्लेस करना है, वर्ड्स को बढ़ाना है। उसके लिए जरूरी है कि हम वर्ड्स को, नए नए वर्ड्स को यूज करें। तो हम क्या कहेंगे कमरे को साफ करने के लिए, बबली विल टाइडी अप द रूम। बबली कमरे को साफ करेगी। कब करेगी, अंटिल बंटी कम्स होम फ्रॉम द आउटसाइड, जब तक बंटी बाहर से नहीं आ जाता। तो पहला काम कौन सा होगा, जब बंटी आएगा। दूसरा काम कब होगा, वो साफ करेगी।
तो पहला एक्शन जो है उसमें क्या यूज करने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और लेटर पार्ट हम यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसलिए वहां पर देख पा रहे हैं, तो बबली विल टाइडी अप, विल मीन्स फ्यूचर दिया गया है, और लास्ट में क्या दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कम्स क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्लियर हो गया। अब एग्जामिनर क्वेश्चन को पेपर में कैसे पूछेगा, जहां पर लिखा है विल टाइडी वहां पर मिलेगा टाइडी, सिर्फ टाइडी, या मिलेगा टाइडीज। क्लियर। तो वहां मिस्टेक हो गई, क्योंकि कंडीशनल वर्ड्स के बाद कभी फ्यूचर नहीं आएगा, और पहले पहले क्या आएगा, वहां पर फ्यूचर आना चाहिए। इन वर्ड्स के बाद फ्यूचर नहीं आएगा, उससे पहले फ्यूचर आना चाहिए। तो इसीलिए पहले क्लोज में फ्यूचर दिया गया है, और सेकंड क्लोज के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। एज सुन एज संजीव पुशेज दिस बटन द डोर विल ओपन। जैसे संजीव उस बटन को पुश करेगा, है ना, पुश करेगा, तो डोर दरवाजा खुल जाएगा। तो दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन के अंदर क्या हुआ, दरवाजा खुल जाएगा, ये दूसरा एक्शन है। लेकिन पहले जब जैसे ही संजीव उसको क्लिक करेगा, जैसे संजीव उसको पुश करेगा, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, पुश करना, और दूसरा एक्शन कौन सा हुआ, खुलना। तो हमेशा पहले एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड क्लोज के अंदर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फर्स्ट सेकंड का मतलब ये नहीं कि जो पहले दिया गया है, फर्स्ट का मतलब जो एक्शन पहले हुआ। जैसे यहां पर पहला एक्शन क्या हुआ, पुश करना। और अगर आप पिछले सेंटेंस के बारे में देखेंगे तो उसमें क्या था, टाइडी अप, विल टाइडी, वो पहले दिया गया था। तो ये पहले दूसरे का मतलब ये है, समझना पड़ेगा, ना कि देखना पड़ेगा आंखों से कि आंखों के सामने लिखा पहले है तो पहला है, और दूसरा है दूसरा नहीं। पहले का मतलब है जो काम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ उसको आप क्या कहेंगे, जो ही संजीव पुश करेगा वो काम पहले है, और दूसरा काम दरवाजा खुल जाएगा, ये दूसरा काम है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, द डोर विल ओपन एज सुन एज संजीव पुशेस द बटन। तो क्या टेंस चेंज हुआ, नहीं, क्लोज चेंज हुआ है, टेंस चेंज नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान से यही देखना है कि जो पॉइंट पहले दिया गया है उसका मतलब ये नहीं कि वो पहला ही है। पहले का मतलब होगा जो एक्शन पहले हुआ, दरवाजा खोलेगा, ये दूसरा एक्शन है, खुलेगा कब, जब संजीव उसको पुश करेगा, ये पहला एक्शन है, चाहे उसको पहले दिया जाए या फिर बाद में दिया जाए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। स्टॉप दिस। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सैम विल स्वोट फॉर हिज फाइनल एग्जाम। विल स्वोट, स्वोट का यहां पर मतलब यूज हुआ माय डियर, स्वोट को समझिएगा। स्वोट का मतलब यहां पर यूज हुआ रट्टा लगाना। सैम रट्टा लगाएगा फाइनल एग्जाम के लिए। आफ्टर ही ज्वाइंस महिंद्रास एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा को ज्वाइन करने के बाद। तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, ज्वाइन करेगा। दूसरा एक्शन क्या हुआ, रट्टा लगाएगा। तो रट्टा लगाना मतलब दूसरा एक्शन है, जबकि दूसरा एक्शन कहां पर दिया गया, पहले दिया गया है। पहले नहीं देखना है, देखना समझना है। पहला एक्शन हुआ कौन सा, पहला एक्शन हुआ ज्वाइन करना। तो इसलिए वहां पर आप देखिएगा, वहां पर यूज हुआ है ज्वाइंस, वहां पर यूज हो ज्वाइंस। ज्वाइंस मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और वहां पर यूज हो विल स्वोट। तो विल स्वोट क्या कह रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहला एक्शन हुआ ज्वाइन करना, तो पहला एक्शन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सेकंड क्लोज के अंदर या सेकंड एक्शन के अंदर आप कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, चाहे वो पहले दिया गया हो या फिर बाद में दिया गया हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
अंकुल विल पिक द बैग अप, अंकुल अपने बैग को उठाएगा। बिफोर राजन एंड जोशी ट्रिप ओवर इट, इससे पहले कि जोशी और राजन ट्रिप ओवर इट, उससे टकराकर ठोकर खाकर गिर ना जाए। तो ट्रिप का मतलब समझते हो आप, घूमने जाना। तो ट्रिप का एज ए वर्ब मतलब होता है ठोकर खाना। ट्रिप ओवर का मतलब याद रखना है ठोकर खाना। कि राजन और जोशी ठोकर खाकर गिरने से पहले अंकुल अपने बैग को उठा लेगा। तो पहला एक्शन कौन सा होगा, पहला एक्शन कौन सा हो रहा है, उठाना। तो वहां पर क्या लिखा है, सॉरी, राजन और जोशी का गिरना, गिरने से पहले। तो जो गिरना है, जो ट्रिप ओवर है, वहां पर क्या यूज हुआ है, देखो क्या यूज हुआ वहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, वहां पर यूज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ट्रिप यूज हुआ है, विल ट्रिप नहीं दिया गया। लेकिन उससे पहले वाले में देखो आप, उसमें क्या लिखा हुआ है, विल पिक, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फॉर्मर एक्शन में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेटर एक्शन के अंदर हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट। इज दैट क्लियर। दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की, ट्रिप ओवर का मतलब होता है ठोकर खाना और ट्रिप का मतलब होता है घूमने जाना। नेक्स्ट, देखिए पॉइंट, एज सुन एज द स्टूडेंट्स प्रोप द बाइसिकल्स अगेंस्ट द वॉल। तो प्रोप अगेंस्ट का यूज किया मैंने माय डियर, जब हम किसी के पास में कोई चीज रखते हैं, अगेंस्ट करते हैं, लीन अगेंस्ट करते हैं, लगा कर खड़े करते हैं ना, बोलते हैं साइकिल को दीवार के साथ खड़ा कर दो। तो यहां पर दिया गया एज सुन एज द स्टूडेंट्स प्रोप द बाइसिकल्स अगेंस्ट द वॉल। तो प्रोप यहां पर क्या यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रोप क्या यूज हुआ है ना, देख पा रहे हैं, प्रोप क्या यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंस्टेड इन पार्किंग द नीड विल, जस्ट मिनट, द पीएन माय डियर, तो पीएन क्या करेगा, विल प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग सो। तो फ्यूचर का यूज किया गया है सेकंड पार्ट के अंदर, राइट। सेकंड में क्या यूज हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट, और पहले में क्या यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब बच्चे स्टूडेंट्स जो आएंगे अपने साइकिल को दीवार के साथ लगाएंगे तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, प्रोप अगेंस्ट। ये वर्ड है, वो कैप है, वर्ड वो कैप को यूज करना है, साथ में याद नहीं करना है। तो क्या करना है, प्रोप अगेंस्ट, दीवार के साथ लगाना। जब स्टूडेंट्स लगाएंगे तो पीएन उनको रोकेगा ऐसा करने से। तो जो पीएन आएगा वो काम बाद में करेगा, और जो पहला एक्शन होगा वो कौन सा होगा, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, दीवार के पास लगा रहे हैं, और चपरासी क्या करेगा, रोकेगा, ये दूसरा एक्शन है। तो पहले एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे एक्शन में फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप क्लियर है माय डियर, बिल्कुल सिंपल है। और मैं कह रहा हूं यही पॉइंट आपके हर एग्जाम में आ रहा है, हर एसएससी ग्रुप डी के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। सीईटी के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन बने आपके टेंसेस पर, यही पॉइंट आपसे पूछा गया है, और मैं तो आपको साथ में वो कैप भी करवा रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर बॉयज स्टिक आउट देयर फीट टू ट्रिप समवन अप। बिफोर बॉयज स्टिक आउट देयर फीट, जब हम, कई बार होता है ना कि हम बस के अंदर से अपने गर्दन को बाहर निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टिक आउट। स्टिक का मतलब है गर्दन, स्टिक का मतलब है छड़ी, और स्टिक आउट का मतलब बाहर निकालना। इससे पहले कि लड़के अपने पांव को बाहर निकाल लें, टू ट्रिप समवन अप, किसी को गिराने के लिए। ट्रिप ओवर बताया मैंने पहले आपको, ट्रिप ओवर मतलब किसी को गिराना। टू ट्रिप समवन अप, अंकुल विल मेक देम अंडरस्टैंड, अंकुल उनको समझाएगा। तो पहला एक्शन कौन सा होगा, गिरना, और दूसरा एक्शन कौन सा होगा, समझाएगा। तो सेकंड एक्शन में क्या यूज हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, समझाएगा सेकंड एक्शन है, और पहला एक्शन कौन सा है, कहीं किसी को गर्दन, वो टांग को बाहर ना निकालने, किसी को गिराने के लिए। तो जो एक्शन पहले हुआ गर्दन को या टांगों को बाहर निकालना, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
और जहां पर समझाया जाएगा वो आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड एक्शन है, जिसमें आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो प्रेजेंट टेंस शोज फैक्ट्स, रेगुलर एक्शन एंड डेली रूटीन। तो ये हमारा क्या है, एक द्वारा एक सेकंड पॉइंट समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रेजेंट टेंस यूज करेगा एक्शन का, रेगुलर एक्शन का, हैबिट्स का यूज करेगा, जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। ये कंडीशन से अलग है। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट आपका आ गया है, बेसिकली आप समझ सकते हो। जैसे आप देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, बुक्स मोल्ड आर कैरेक्टर। मोल्ड क्या है? फर्स्ट फॉर्म। जो किताबें हैं हमारे कैरेक्टर को मोल्ड करती है, मोल्ड देती है। तो इट मीन्स क्या हुआ, आप कहने वाले हैं कि ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, और जो फैक्ट होगा माय डियर, उस फैक्ट में हमेशा आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसलिए मोल्ड क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इसमें एस और एस का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है। जैसे आपको याद होगा पिछले एग्जाम्पल में आपने किया था, फर्स्ट स्लाइड में आपने किया था चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्ले, और अगर चाइल्ड होगा प्लेज। तो सेम पॉइंट यहां पर है, बुक्स है तो मोल्ड होगा, और ए बुक होगी तो हम लिखेंगे मोल्ड्स। दूसरा पॉइंट, मोल्ड का मतलब है ढालना, मोल्ड का मतलब है चेंज करना। तो ये वोकैब का वर्ड भी आपके सेंटेंस में आ चुका है। एंड शेप आर डेस्टिनी, और हमारे भाग्य को शेप देगा। किताबें हमारे कैरेक्टर को मोल्ड करेंगी, बदलेंगी, और हमारे भाग्य को एक नया आकार देंगी। देंगी मीन्स देती हैं, हर रोज देती हैं। देगी मतलब फ्यूचर में नहीं होगा, इसका मतलब है वो काम रूटीन में हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एग्जांपल है, पंक्चुअलिटी डज नॉट अलाउ द प्रिवेलेंस ऑफ मूड एंड टेम्परामेंट। पंक्चुअलिटी जो होती है, जो काम को करना, किसी टाइम पर काम करना है तो करना है, तो समय की जो पाबंदी है वो अलाउ नहीं करती प्रिवेलेंस ऑफ मूड। प्रिवेलेंस का मतलब है होना। मूड मेरा बोलते कई बार कि मेरा मूड है तो पढ़ूंगा, मूड नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो पंक्चुअलिटी मूड को नहीं देखती है, पंक्चुअलिटी मूड को अलाउ नहीं करती है। पंक्चुअलिटी कहती है आपका मूड हो या ना हो, आप बीमार हो या स्वस्थ हो, आपको टाइम काम पर करना ही है। तो इसमें एक वर्ड आ गया प्रिवेलेंस। प्रिवेलेंट का मतलब होता है प्रचलन में होना। तो आपने क्या यूज किया? डज नॉट अलाउ। डज नॉट अलाउ क्यों यूज किया? क्योंकि माय डियर जब भी कोई फैक्ट होगा तो उस फैक्ट के अंदर आप यूज करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, याद रखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा हमेशा फ्यूचर के लिए नहीं। किसके लिए यूज होगा? हमेशा फैक्ट के लिए, रेगुलर एक्शन के लिए, एक हैबिट के लिए। जब भी आपने कहा आई टेक टी, तो उसका मतलब है कि मैं चाय एक बार नहीं पीता, मैं चाय हर रोज पीता हूं। अगर आप ये कह रहे हैं आई एम टेकिंग टी, तो इसका मतलब है कि आप वो काम टेम्परेरी कर रहे हैं। आज पी रहे हो, कल नहीं पियोगे, या कल नहीं पिया आपने, वो हैबिट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं आई टेक टी या आई हैव टी, तो इट मीन्स वो हैबिट है। इट मीन्स आपने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दिया, तो इट मीन्स आप कहेंगे सर ये हैबिट बन चुकी है। और मैं कह रहा हूं आई एम टेकिंग टी, तो इट मीन्स वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जिसका मतलब होता है टेम्परेरी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। टेम्परामेंट एक वर्ड यहां पर यूज हुआ था। टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचर, स्वभाव। सेकंड पॉइंट पे देखो आप, इफ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम द टाइम विल वेस्ट यू। अगर आप टाइम को बर्बाद करते रहोगे तो टाइम आपको बर्बाद कर देगा। यहां पर दो एक्शन यूज हुए हैं, दोनों में किसकी बात की जा रही है? देखो ध्यान से, कीप, इफ के बाद कीप यूज हुआ, इट मीन्स कंडीशनल में, या फिर मैंने लास्ट क्लास में अभी रूल बताया था, व्हेन के बाद, इफ के बाद, सपोज के बाद, अनटिल के बाद, अनलेस के बाद कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट यूज नहीं होगा। बिल्कुल ट्रिकी आप कर सकते हो, ट्रिक से, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपने क्या यूज किया? कीप, तो ये राइट है, और ये एक आपका फैक्ट भी है। यदि आप यूज वेस्ट करते रहोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। तो समय आपको बर्बाद करेगा, ये दूसरा एक्शन है। पहला एक्शन, आप कंटिन्यू अगर वेस्ट करना कंटिन्यू रखोगे तो समय आपको बर्बाद करेगा। तो पहला एक्शन आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा एक्शन आप यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट।
जैसे आप देख पा रहे हैं सेंटेंस में यहां लिखा हुआ है टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, समय किसी की वेट नहीं करता। इट मीन्स ये फैक्ट है, और फैक्ट है तो आपने किस टेंस का यूज किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां पर यूज हुआ? फैक्ट के लिए यूज हुआ, तो ये राइट है। फॉर एनीवन इट गोज मार्चिंग अहेड, तो जो समय है वो चलता रहता है, चलता रहता है, ये रूटीन है, उसकी हैबिट है। इट मीन्स हैबिट के अंदर आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। द वन हु डज नॉट कीप पेस विद टाइम, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, लेज बिहाइंड, पीछे रह जाता है, ये भी क्या है? फैक्ट है। और फैक्ट है तो दोनों में क्या यूज हुआ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपने यही कहा जब भी आप फैक्ट की बात करेंगे तो फैक्ट के अंदर आप हमेशा यूज करने वाले हो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है? सिंपल है, कर सकते हो। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा। तो इसको आप इंग्लिश में यूज करो, स्पीकिंग में यूज करो, और आपको क्लैरिटी आएगी कि यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर बात हो रही है रूटीन की, फैक्ट की, हैबिट की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो आप। इफ वी लूज द मॉर्निंग आवर्स ऑफ लाइफ, अगर हम जीवन के शुरुआती समय को लूज कर देते हैं तो वी शैल हैव टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स, तो हमें आफ्टरवर्ड्स, हमें बाद में पछताना पड़ेगा। रिपेंट का मतलब पछताना, तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। तो यहां पर क्या यूज है? दो क्लोज। तो जो काम बाद में हो रहा है उसमें आप यूज करें फ्यूचर इंडेफिनिट, और फर्स्ट एक्शन के अंदर आप यूज करें प्रेजेंट इंडेफिनिट। एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम हिज बर्थ एंड लास्ट टिल हिज डेथ, एजुकेशन जन्म से चलती है और मृत्यु तक ही चलने वाली है। स्टार्ट कहां से होती है? जन्म से, और चलती कहां पर है? लास्ट, आखिर तक चलती है, मृत्यु तक चलती है। तो ये फैक्ट है, और फैक्ट है तो आप देख पा रहे हैं यहां पर किस टेंस का यूज किया गया है? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, क्योंकि ये फैक्ट है। तो नेक्स्ट टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। उसको कंटिन्यू करने से पहले हम वीडियो को फिनिश करते हैं। ये वाइंड अप, यहाँ ये टॉपिक, ये टेंस यहाँ पर वाइंड अप हो चुका है। टॉपिक मीन्स टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप जो मैंने आपको कंडीशनल टेंसेस के बारे में बताया, फैक्ट के बारे में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया, ये आपको समझ में आ गया। क्लियर? अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि ये मिस क्लियर है, अनक्लियर है, आपको लग रहा है डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मेरे से पूछिए, मैं आपको आंसर देने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कंटेंट्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप थोड़ा सा आपका सिंपल पास्ट टेंस जो भी है उसको कंटिन्यू कर लीजिए, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वीडियो में जो समझाया जाएगा उससे पहले आपकी रिवीजन जरूरी है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप लास्ट तक देख पा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।